हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 4 की होने वाली है। सेमेस्टर 4 में हम पॉलिटिकल साइंस की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रहे हैं। और हमारी जो ये पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी हम इस बुक को ऑलरेडी पहले से ही कवर कर चुके हैं और हम अब इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, या ये कहूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जितने भी पार्ट हैं उन्हें कवर कर चुके हैं। आज हमारी यूनिट नंबर 3 होने वाली है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या बार बार रिपीट होते हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस हों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपकी इस यूनिट में से बन सकता है वो है भारत की विदेश नीति का पूर्ण वर्णन करें, यानी भारत की जो विदेश नीति है उसका वर्णन करना है कि भारत की विदेश नीति किस तरह से है, किस तरह से विदेश नीति को बनाया गया है। चलिए फिर बिना देरी करे हम भारत की ये जो विदेश नीति है उसका देख लेते हैं। आप इसकी शुरुआत जो कर सकते हैं वो इस तरह से आपको शुरुआत करनी है। भारत की विदेश नीति उसके संविधान के मूल्य, इतिहास और राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्मित है, यानी भारत की जो विदेश नीति है वो उसके संविधान, मूल्य और इतिहास और राष्ट्रीय के हितों पर आधारित है। इसकी मौलिक सैद्धांतिक बुनियाद में भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ मैत्रिक पूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास किया है, यानी हम ये कह सकते हैं भारत ने अपनी विदेश नीति में जो उसके आसपास के देश हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता के संबंध बनाने का प्रयास किया है। यहाँ हम भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उनके परिणामों को विस्तार से देखेंगे, यानी अब हम देखेंगे भारत की विदेश नीति और उसके परिणामों को सही तरीके से। पहला आप इसमें लिख सकते हैं भारत की विदेश नीति में स्वतंत्रता और सामर्थ्य। भारत की विदेश नीति का मूल लक्ष्य है स्वतंत्रता और सामर्थ्य का प्रोत्साहन करना। यह नीति भारत को अपनी सीमा की सुरक्षा में सक्षम बनाने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह एक स्वतंत्र और संभावनापूर्वक देश के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। यानी जो स्वतंत्रता और समर्थक है वो भारत को एक अच्छी विदेश नीति का एक मूल्य लक्ष्य है, क्योंकि भारत जो है वो स्वतंत्रता और समर्थन को बढ़ावा देता है और अपनी सीमा से जो लगे हुए देश हैं उन सभी की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है, यानी भारत की जो विदेश नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य करती है। यह नीति विश्व के सभी देशों के बीच आत्मनिर्धारण के समर्थन करती है और एक साथ आत्मनिर्धारित समाज का निर्माण करती है, यानी ये विश्व में एक साथ आत्मनिर्धारण को बढ़ावा देती है और आत्मनिर्धारित बनाने में और समाज को इस तरह से बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए फिर आगे देख सकते हैं कि आप विदेश नीति के अंतर्गत और क्या लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट आप लिख सकते हैं विश्वासप्रियता और समर्थन। भारत की विदेश नीति विश्वासप्रियता और समर्थन के माध्यम से अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। इससे भारत एक न्यायाधीन और साहसीपूर्ण विश्व में अपनी भूमिका को बढ़ावा देता है, यानी जो भारत की विदेश नीति है वो संपूर्णता, विश्वासप्रियता और समर्थन को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से भारत जो है वो पूरे विश्व में एक न्यायाधीनिक और संपूर्ण विश्व की स्थापना और उसको एक अच्छे रूप में लेकर जाने की और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 4 लिख सकते हैं परमाणु नियंत्रण। भारत की विदेश नीति में परमाणु नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत ने परमाणु हथियारों को मानव सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा माना है और इसे नियंत्रित करने के लिए कठोर नीतियों का पालन किया है, यानी भारत जो है वो परमाणु हथियारों पर नियंत्रण लगाता है और भारत का मानना है कि और ये मानव सुरक्षा के हित में नहीं है, यानी मानव के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए परमाणु हथियारों पर कड़े प्रतिबंध और कड़ी नीतियां लगाता है ताकि उनको रोका जा सके। एंड नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 5 लिख सकते हैं आर्थिक सहयोग। भारत की विदेश नीति आर्थिक सहयोग के माध्यम से
दूसरे देशों के साथ गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह नीति विश्व के गरीब उन्मूलन और समावेशी विकास के लिए सहयोग करने के माध्यम से भारत की आर्थिक महत्व को मजबूत करती है। यानी भारत जो है वो आर्थिक नीति को मजबूत करने और दुनिया के अन्य देशों की आर्थिक रूप से मदद करने और जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने में और गरीबी उन्मूलन को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक सहयोग को बढ़ाता है भारत, ठीक है। और भारत की जो विदेश नीतियां हैं वो आर्थिक सहयोग को बढ़ाती हुई हमें दिखाई देती हैं। अब आप इसके अंतर्गत और लिख सकते हैं, इन सिद्धांतों के साथ भारत विदेश नीति का एक अहम पहलू पंचशील के सिद्धांत है। यानी इन सभी के साथ में हम कह सकते हैं भारत की जो विदेश नीति है उसका एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो पंचशील सिद्धांत है। पंचशील भारत और चीन के बीच संबंधों को स्थिर और महत्व सहयोगपूर्ण बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी भारत और चीन के बीच जो संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास करता है वो पंचशील सिद्धांत है। इस समझौते में विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुत्वता और साथीपन का समर्थन करें। यानी इस समझौते के अंतर्गत ये ध्यान दिया जाता है कि चीन और भारत के जो बीच के संबंध हैं उन्हें अच्छा रखा जा सके, अखंडता, संप्रभुत्वता और जो साथीपन है उसको बनाया रखा जा सके, ठीक है। अब हम देखेंगे पंचशील के मौलिक सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। यह सिद्धांत भारत को अपने पड़ोसी देश के साथ विकास बहाल करने के लिए प्रेरित करते हैं और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाते हैं। यानी पंचशील जो समझौता है ये पड़ोसी देशों के साथ किया गया है भारत द्वारा और ये भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को अच्छा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे पंचशील समझौते के निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है। यानी पंचशील समझौते में किन किन बातों का उल्लेख या किन किन बातों को बताया गया है, अब हम उनको देखेंगे। पहला आप लिख सकते हैं, दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्वता का परस्पर सम्मान करेंगे। यानी दोनों ही देश एक दूसरे की, भारत और चीन दोनों ही एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्वता का सम्मान करेंगे। और दूसरा आप लिख सकते हैं, कोई भी देश एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण नहीं करेगा। ना तो भारत चीन पर आक्रमण करेगा उसकी सीमा पर, ना ही चीन भारत की सीमा पर आक्रमण करेगा। तीसरा आप लिख सकते हैं, कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी उनके अंदर के जो मामले हैं, देश के अंदर के जो मामले हैं उनमें कोई भी एक दूसरे के देश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, दोनों देश एक दूसरे के साथ समानता और परस्पर लाभ का व्यवहार करेंगे। यानी दोनों ही देश एक दूसरे के साथ समानता और परस्पर लाभ का व्यवहार करेंगे कि जिस चीज से चीन को भी और हमें भी, यानी चीन और भारत दोनों को ही फायदा हो, ऐसे ये संबंध स्थापित करेंगे और ऐसे कार्य करने का प्रयास करेंगे। अब आप पॉइंट नंबर 5 लिख सकते हैं, दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करेंगे। यानी दोनों ही देश शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व का पालन करेंगे ताकि शांति को बढ़ाया जा सके। भारतीय विदेश नीति और पंचशील के सिद्धांत के प्रयोग से भारत ने अपने संपर्कों को प्रगति, शांति और सहयोग के माध्यम से बढ़ा दिया है। इससे भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में स्थापत्य और सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, जिससे विकास सामर्थ्य में वृद्धि हुई है। यानी भारत की विदेश नीति और पंचशील समझौते ने दोनों ने ही भारत के जो संपर्क हैं, भारत की जो शांति, प्रगति है, इसको बढ़ावा दिया है और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों को अच्छा स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम आगे चलेंगे। भारतीय विदेश नीति के अनुसार प्रमुख ध्येयों को प्राप्त करने के लिए अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। यानी अगर हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। ये भारत की विदेश नीति कहती है। यह नीति भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ आत्मनिर्धारण, विश्वास और सहयोग के माध्यम से अपनी आधिकारिक और आर्थिक महत्वपूर्णता को मजबूत करने में मदद करती है। यानी ये जो नीति है ये पड़ोसी देशों के साथ आत्मनिर्धारिकता, विश्वास और सह अस्तित्व को बढ़ाने और आर्थिक महत्वपूर्णता को बढ़ावा और मजबूती देने का कार्य करती है। इससे भारत ने अपनी गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए एक साथ प्रयास किया है। यानी ये जो भारत है उसने अपनी गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए एक साथ
लक्ष्य बनाया और भारत की विदेश नीति को अपनाया, यानी भारत ने अपनी विदेश नीति को अपनाया ताकि इन सभी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार भारतीय विदेश नीति एक सुरक्षित, स्थिर और विश्वासप्रद हितों के लिए प्रेरित नीति है जो अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और विकास की सुरक्षा करती है। यानी भारत की जो विदेश नीति है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक महत्वपूर्ण सबक भी देती है सभी देशों को कि किस तरह से अपने साथी जो देश हैं, यानी अपने आस पड़ोस के देश के साथ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को बनाया जा सकता है, शांति सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है और इन सभी के साथ में विकास भी किया जा सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो पूछ रहा है, क्या आप मानते हैं कि आज के समय में गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है? अपने उत्तर के समर्थन का कारण बताइए। यानी अब गुटनिरपेक्षता का कोई कार्य है वो प्रासंगिक है या नहीं, ये आपको बताना है। क्या अब गुटनिरपेक्षता का कोई मोटिव है या कोई जरूरत है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के बाद या शीत युद्ध के समय बनाई गई थी ताकि कोई भी देश, जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे सभी देश या तो किसी ना किसी गुट में जा रहे थे, क्योंकि विश्व जो था वो 2 गुटों में विभाजित था। कोई किसी गुट में जा रहा था, कोई किसी गुट में जा रहा था, यानी अमेरिका का गुट और सोवियत संघ का गुट। कोई अमेरिका के गुट में जा रहा था, कोई सोवियत संघ के गुट में जा रहा था। पर जब भारत आजाद हुआ उसने न अमेरिका का गुट चुना, न सोवियत संघ का गुट चुना। उसने कहा भैया हम तो स्वतंत्र रहेंगे और गुटनिरपेक्षता को अपनाएंगे, और वही चीज गुटनिरपेक्षता कहलाई। आई होप आपको गुटनिरपेक्षता पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता क्या अब भी प्रासंगिक है तो किस तरह से। चलिए फिर इसको देखते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं, शीत युद्ध के दौरान जन्मी गुटनिरपेक्षता की नीति महाशक्तियों के प्रभाव से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मार्ग प्रस्तुत करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो गुटनिरपेक्षता है वो दोनों ही महाशक्तियों के प्रभाव से दूर रहकर, स्वतंत्र रहकर कार्य करने का एक मार्ग प्रस्तुत करती है। आज जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, यह सवाल उठता है कि क्या गुटनिरपेक्षता अब भी प्रासंगिक है? अब तो शीत युद्ध नहीं है, कोई भी युद्ध की स्थिति नहीं है। क्या अब भी जो गुटनिरपेक्षता है वो प्रासंगिक है? क्या अब भी उसका कोई लाभ है? तो हम कह सकते हैं हाँ, आज भी गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है। किस तरह से? चलिए फिर इसके कुछ कारणों को देख लेते हैं कि किस तरह से आज भी गुटनिरपेक्षता प्रासंगिक है। इसमें पहला आप लिख सकते हैं बहुपक्षीयवाद का समर्थन। ठीक है, इस किस तरह से, चलिए देखते हैं। गुटनिरपेक्षता बहुपक्षीयवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन में विकास करती है। यह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विरोध करती है और सभी देशों के समानता और संप्रभुत्वता पर बल देती है। यानी जो गुटनिरपेक्षता है वो बहुपक्षीयवाद का समर्थन करती है और एक ध्रुवीयता का विरोध करती है और सभी देशों की समानता और संप्रभुत्वता पर बल देती हुई दिखाई देती है। आज जब वैश्विक चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी सीमाओं को पार करती हैं, तो उनका समाधान केवल बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से ही संभव है। यानी जब आज के दौर में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी जैसी समस्या, जैसे कि कोविड-19 को भी आप देख सकते हैं, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें बहुपक्षीयवाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसी समस्याओं से कोई भी एक अकेला राज्य या अकेला देश नहीं लड़ सकता, उसे सभी की सहयोग की आवश्यकता होती है। तो वहाँ बहुपक्षीयवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि गुटनिरपेक्षता की वजह से आज भी स्थित है। गुटनिरपेक्षता मंच विभिन्न देशों को एक साथ लाने और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी गुटनिरपेक्षता जो है वो सभी देशों को एक मंच पर लाने और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियां बनाता है, जिसकी वजह से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। यानी पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिख सकते हैं, विकासशील देशों की आवाज। अब विकासशील देशों की आवाज किस तरह से, चलिए देखते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में 120 से अधिक देश शामिल हैं, जिसमें से ज्यादातर विकासशील देश हैं। यानी गुटनिरपेक्षता आंदोलन में 120 से अधिक देश शामिल हैं, जिसमें से ज्यादातर जो देश हैं वो विकासशील हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हम विकसित हैं या विकासशील हैं, यानी भारत देश विकसित है या विकासशील है। देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को पता भी होगा या नहीं। ठीक है, यह मंच विकासशील देशों को वैश्विक मंच पर अपनी चुनौतियों को उठाने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
नीति निर्माण में भाग लेने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यानी ये सभी विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां वो अपनी चुनौतियों और जो भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं दूसरे देशों से, और उन समस्याओं से किस तरह से निपटा जाए इस पर ध्यान दे सकते हैं। यह वैश्वीकृत दुनिया में जहां अक्सर विकासशील देशों की आवाज दब जाती है, गुटनिरपेक्षता उन्हें एक मजबूत मंच प्रदान करता है। यानी ये जो दुनिया है ये वैश्वीकृत की दुनिया है जहां विकासशील देशों की जो आवाज है वो दब जाती है, लेकिन गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है वो उन्हें एक मंच प्रदान करता है जहां वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और अपनी आवाज को उठा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3, दक्षिणी सहयोग। गुटनिरपेक्षता दक्षिणी सहयोग को बढ़ावा देता है जो विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यानी गुटनिरपेक्षता जो है वो दक्षिणी सहयोग को बढ़ावा देता है जो कि विकासशील देशों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह सहयोग विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद करता है। यानी ये जो सहयोग है ये विकासशील देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने और अधिक प्रभावशाली ढंग से बढ़ने में मदद करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, शांति और सुरक्षा। किस तरह से शांति और सुरक्षा, चलिए देखते हैं। निरपेक्षता हिंसा और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। यानी जो गुटनिरपेक्षता है वो शांतिपूर्ण और जो हिंसा है उसको कम करने का समर्थन करता है। ये आतंकवाद, हथियार के प्रसार और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए ये सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यानी ये जो है ये आतंकवाद को कम करने, हथियारों के प्रसार को कम करने और जो सुरक्षा की चुनौतियां होती हैं उनको कम करने और सुरक्षा को बढ़ाने का एक मौका प्रदान करता है सभी देशों को, और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब आप पॉइंट नंबर 5 लिख सकते हैं, बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल। किस तरह से, चलिए देखते हैं। गुटनिरपेक्षता एक गतिशील नीति है जो बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो सकता है। यानी जो गुटनिरपेक्षता है ये एक गतिशील नीति है जो बदलती अर्थव्यवस्था के साथ खुद भी बदल जाता है, अनुकूल स्थितियों में रहता है। ऐसा नहीं है कि स्थितियां बदल रही हैं पर गुटनिरपेक्षता जो है वो वैसा का वैसा ही है, नहीं, वो अपनी स्थिति के अनुसार अपने आप में चेंजेस कर लेता है। शीत युद्ध के अंत के बाद इसमें आर्थिक विकास, टिकाऊ विकास और मानव अधिकारों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी शीत युद्ध के बाद, जब पहले तो हथियारों को कम करना, शीत युद्ध को कम करना, ये सारे मुद्दे थे, लेकिन बाद में इसमें आर्थिक विकास, टिकाऊ विकास और मानव आधारित जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखकर इनका केंद्र बनाया गया कि हाँ, अब हमें इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष कि किस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। हालांकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन गुटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत बहुपक्षीयवाद, समानता, विकासशील देशों का समर्थन, शांति और सुरक्षा आज भी प्रासंगिक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन गुटनिरपेक्षता के जो मूल सिद्धांत थे वो आज भी मौजूद हैं, जैसे कि बहुपक्षीयवाद, समानता, विकासशील देशों का समर्थन, शांति और सुरक्षा, जो आज भी हम देख सकते हैं। यह नीतियां विकासशील देशों को वैश्विक मंच पर अपनी आवाज उठाने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यानी ये जो नीतियां हैं ये विकासशील देशों को अपने एक मंच प्रदान करती हैं जहां वो अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, इसके निष्कर्ष में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुटनिरपेक्षता निष्कर्षीयता की नीति नहीं है। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो गुटनिरपेक्षता है वो निष्कर्षीयता या तटस्थता की नीति नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलती है। तटस्थता यानी अकेलेपन की नीति नहीं है, यह सक्रिय रूप से वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। यानी हम ये कह सकते हैं ये वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ाने का कार्य करती है। यह बदलती दुनिया में गुटनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण उपकरण बन हुआ है जो सभी देशों के लिए आर्थिक, न्यायपूर्ण और सामान्य वैश्विक व्यवस्था बनाने में योगदान कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता जो है वो महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है जो देशों के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक व्यवस्था को बनाने में योगदान करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है हमारा गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्णन करें। यानी जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसका वर्णन करना है, पूरी डिटेल में आपको बताना है कि गुटनिरपेक्षता
क्या है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी यूनिट से बन सकते थे। चलिए फिर हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति का एक विस्तृत वर्णन। किस तरह से आप गुटनिरपेक्षता की नीति का वर्णन कर सकते हैं। पहले आपको थोड़ा सा परिचय लिखना होगा। परिचय में आप लिख सकते हैं, शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया को महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाली सैन्य गुटों में विभाजित थी, भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जिसे गुटनिरपेक्षता कहा गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, शीत युद्ध के टाइम पे विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। उस टाइम पे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने न अमेरिका का साथ अपनाया न ही सोवियत संघ का, उसने स्वतंत्र रहकर गुटनिरपेक्षता को अपनाया। गुटनिरपेक्षता की अवधारणाएं। अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता की क्या क्या अवधारणाएं थी, जिसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं पंचशील। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित थे, जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्वता का सम्मान, आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारंपरिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत हैं। यानी हम कह सकते हैं जो गुटनिरपेक्षता है उसने पंचशील सिद्धांत को अपनाया, जिसमें एक क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुत्वता का सम्मान करना, आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सामान्यता को अपनाना और इन सभी को अपनाकर एक पंचशील समझौते के तरह गुटनिरपेक्षता को अपनाया था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्र निर्णय। गुटनिरपेक्ष देशों ने किसी भी अन्य गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखा। यानी जितने भी देश गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल थे, उन सभी देशों ने किसी भी गुट में शामिल होने से मना कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र रखा और स्वतंत्र निर्णय लेने का निर्णय लिया कि हाँ, हम अपने देश को स्वतंत्र रखेंगे, किसी में भी शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हैं शांति और सहयोग। गुटनिरपेक्षता आंदोलन का उद्देश्य शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था और शीत युद्ध के तनाव को कम करना था। यानी गुटनिरपेक्षता आंदोलन के जितने भी सदस्य देश थे, उन सभी का मानना यह था कि शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने शीत युद्ध के तनाव को कम करने का भी प्रयास किया था। आई होप आपको गुटनिरपेक्षता की सारी अवधारणाओं के बारे में पता चल गया होगा और सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलेंगे, जिसमें अब हम देखेंगे भारत की भूमिका। यानी हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता में भारत की क्या क्या भूमिका थी, किस तरह से भारत की भूमिका को देख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं नेतृत्व। भारत गुटनिरपेक्षता आंदोलन का एक प्रमुख नेता था और 1961 में बेलग्रेड में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यानी भारत जो था वो गुटनिरपेक्षता आंदोलन का एक प्रमुख नेता के रूप में उभरा और 1961 में जब बेलग्रेड में आयोजित हुआ था इसका सम्मेलन, तो उसकी मेजबानी भी भारत ने ही की थी। भारत की साइड से जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आप इसमें सेकंड लिख सकते हैं पहल। भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और पहलों को आगे बढ़ाया, जैसे कि उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध। यानी भारत ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन के माध्यम से कई पहल चलाई गई और कई चीजों का विरोध किया, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रभाव। अब किस तरह से भारत के नेतृत्व और पहलों ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी आवाज को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव था उसको बढ़ाने में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन का आकार था अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और जो इसकी आवाज़ थी उसको मजबूत करने और इसकी भूमिका को बढ़ाने में ये भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम देखेंगे गुटनिरपेक्षता का महत्व, कि गुटनिरपेक्षता का क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं शीत युद्ध में संतुलन। गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद की। यानी गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने शीत युद्ध के टाइम में दोनों ही महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाने का कार्य किया। दूसरा आप लिख सकते हैं विकासशील देशों की आवाज। इसने विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अपनी आवाज उठाने और अपने हितों को आगे बढ़ाने का एक मंच प्रदान किया। यानी विकासशील देशों को आगे बढ़ाने और एक मंच प्रदान किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि वो अपनी समस्याओं को रख सकें और उनका जो सल्यूशन है वो प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं दक्षिणीय सहयोग।
इसने विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया और आर्थिक विकास का प्रोत्साहन किया। यानी हम कह सकते हैं दक्षिणी सहयोग ने विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ाने का प्रयास किया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बहुपक्षीयवाद। इसने बहुपक्षीयवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन को बढ़ावा दिया। यानी जो गुटनिरपेक्षता था उसने बहुपक्षीयवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून में शासन और शांति को बढ़ाने का प्रयास किया या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम इसकी देखेंगे आलोचना कि गुटनिरपेक्षता की आलोचना किस आधार पर की जाती है। पहला, अप्रासंगिक। कुछों का तर्क है कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ गुटनिरपेक्षता अप्रासंगिक हो गया है। यानी कुछ लोगों का कहना है कि अब शीत युद्ध के बाद की जो स्थिति है इसमें गुटनिरपेक्षता जो है वो अप्रासंगिक हो गया है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अप्रभावी। दूसरों का तर्क है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन विश्व मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि ये अप्रभावी है, अब इसका कोई भी प्रभाव नहीं देखा जा सकता, अब ये कोई भी नीति बनाने या फिर किसी भी कार्य में सफल नहीं रह पाता, ये विफल हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विभाजन। आंतरिक विभाजन और विभिन्न विचारधाराओं के कारण आंदोलन कमजोर है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि इसमें विभाजन देखा जा सकता है जिसका कारण विभिन्न विचारधाराओं में आंतरिक कमजोरी है। यानी अलग अलग विचारधाराएं हैं तो अलग अलग मतभेद रहते हैं इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इसके निष्कर्ष की ओर। क्या आप इसमें निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। गुटनिरपेक्षता ने 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी हम कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जा रहे थे तो उसमें गुटनिरपेक्षता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण शक्ति थी और इसने विकासशील देशों को एकजुट करने और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर उनकी आवाज को मजबूत करने में मदद की। यानी शीत युद्ध के टाइम पे जो गुटनिरपेक्षता था एक महत्वपूर्ण शक्ति थी और इसने विकासशील देशों को एकजुट करके उन्हें एक मजबूती प्रदान की थी। ठीक है, ताकि उन पर किसी भी देश का कोई भी प्रभाव ना रहे। ठीक है, आप इसमें अगला लिख सकते हैं, हालांकि आलोचकों और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक है और कई देशों द्वारा समर्थक है। यानी हम ये कह सकते हैं अभी भी आलोचकों द्वारा और स्थिति बदलने के बावजूद भी जो गुटनिरपेक्षता है वो अभी भी प्रासंगिक है और कई देशों द्वारा इसको समर्थन दिया जाता है, कई देशों द्वारा इसको अभी भी अपनाया जाता है। और यहाँ ये आपका पूरी ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो थी वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ID, यूट्यूब, ब्लॉगर के साथ भी जुड़ सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इन सारे ही नोट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं यानी खुद पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करना है। एंड देन जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे आप इस ऐप में इन सारे ही नोट्स को देख पाएंगे एंड फ्री में आप इन्हें पढ़ भी पाएंगे। ओके, आप जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।